जय श्री कृष्णा गाइड। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है स्वार्थी रिश्ते। सामान लाने के लिए जैसे ही बहू के पर्स से पैसे निकालने के लिए चैन खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने अपनी बहू के पर्स में? तो चलिए जानते हैं आगे की इस कहानी में। आज सावन के महीने का पहला सोमवार था, इसलिए कमला जी सुबह जल्दी उठकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। उनकी खटर पटर की आवाज़ सुनकर उनकी बहू चिड़चिड़ा रही थी। ये देखो, बुढ़िया को सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती है। खुद को तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं और मुझे भी चैन से सोने नहीं देती। पूरी रात खांसते रहती हो, मनहूस कहेंगी। थोड़ी देर बाद कमला जी के कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कमला, ओ कमला, मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? नीलम ने बैग कंधे पर टांग कर कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी सास कमला को आवाज़ लगाते हुए पूछा। हाँ बहू, तुम्हारा टिफ़िन तैयार है, कमला जी ने उत्तर दिया। नीलम किचन में गई और अपनी सास द्वारा दिए हुए टिफ़िन को खोलकर देखा तो मुंह पिचकाते हुए बोली, अरे ये क्या बुढ़िया, तूने तो परसों ही टिफ़िन में आलू के पराठे दिए थे, आज फिर वही बना दिए। तुझे कितनी बार कहा है रोज़ रोज़ एक ही चीज़ मत दिया कर। रोज़ एक जैसा खाना खाकर मैं बोर हो जाती हूँ। कमला जी सहमी सी चुपचाप खड़ी रही और बहू नीलम बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकल गई। अपनी घड़ी में समय देखते हुए नीलम ने फिर से कमला जी को आवाज़ लगाई और कहा, बुढ़िया, पिंकी को फटाफट नाश्ता करवा, वरना तेरी वजह से आज भी स्कूल की बस छूट जाएगी। नीलम उसी स्कूल में अध्यापिका थी जिसमें पिंकी पढ़ती थी। पोती पिंकी और बहू के स्कूल जाने के बाद कमला जी ने नाश्ता किया और किचन समेटने में लग गई। घर का सारा काम करने के बाद वह थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो पिंकी और नीलम के स्कूल से वापस आने का समय हो चुका था। हिम्मत करके उठी और दोनों के आने से पहले ही गरम गरम रोटियां बनाकर दोनों के लिए थाली लगा दी। उनकी पोती पिंकी उनके ही हाथ से खाना खाया करती थी। नीलम भी खाना खाने के बाद ये कहते हुए कि शाम को उसने अपनी सहेली रानी को खाने पर बुलाया है तो खाने में कुछ अच्छा बनाना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमला जी ने काफ़ी पहले से रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहू के कहे अनुसार अच्छे से अच्छे पकवान बना दिए। घर का सारा काम निपटा कर कमला जी हटी ही थी कि बहू ने उनके हाथ में अपने कपड़े और पिंकी की स्कूल की यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए थमा दी। ऐसा नहीं था कि कमला जी अपनी बहू से प्यार नहीं करती थी। वह तो नीलम को बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर बड़े अरमानों से घर लाई थी। वह खुशी खुशी बहू के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, परंतु जब से नीलम का रवैया उनके प्रति बदला और नीलम ने उनको बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया, तब से उनका दिल कुछ टूट सा गया था। देखते ही देखते बहू का रवैया अब ज़्यादातर
बदतर हो गया था। अब जब देखो तब नीलम फ़ोन पर व्यस्त रहती। मुझे ना जाने क्यों आभास होता है कि फ़ोन के दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति मेरा बेटा तो नहीं है, क्योंकि एक तो दिन में वह व्यस्त रहता था और जब भी फ़ोन करता था तो सबसे पहले मुझसे बात करता, फिर पिंकी और फिर नीलम से। उसके कमरे का दरवाज़ा भी अब काफ़ी समय तक बंद रहने लगा था। एक दिन जब फ़ोन पर बात करते उसको काफ़ी समय हो गया तो हिम्मत करके मैंने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा किसका फ़ोन है? बाहर ही बुढ़िया, तू तो बड़ी नज़र रखने लगी है मुझ पर। मैं चाहे जिससे भी बात करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं बता दे रही हूँ बुढ़िया, अपने काम से काम रख। मेरे किसी मामले में अड़ने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम ने तिड़कते हुए जवाब दिया तो कमला जी सहम कर रह गई। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, मेरे बैग से 200 रुपये लेती जा और शाम को मंदिर से आते समय मेरे लिए गोलगप्पे और रसमलाई लेती आना। नीलम ने सास को ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बहू, कमला जी ने उत्तर दिया। वह नीलम के कमरे में बैग से पैसे लेने गई। जैसे ही बैग की चैन खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीलम के बैग में सिगरेट का पैकेट था। कमला जी ने पैसे लेकर चैन बंद कर दी और मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। परंतु उनका ध्यान अभी भी उस सिगरेट के पैकेट पर अटका हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार या तो नीलम छुप छुप कर सिगरेट पीती थी या तो फ़ोन के दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से नीलम दिन भर बातों में व्यस्त रहती थी, ये इसका पैकेट हो सकता था। परंतु बिना सत्य जाने उन्होंने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं समझा। लेकिन जब वह बहू पर थोड़ी नज़र रखने लगी थी, अगले ही दिन जब बहू फ़ोन पर बातें करते करते छत पर चली गई तो कमला जी पिंकी को सुलाकर कुछ समय बाद छत की सीढ़ियों पर नीलम की बातें सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। क्या यार राहुल, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा, सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि फ्राइडे को स्कूल के बाद कहाँ घुमाने ले चल रहे हो? वाओ, लेक व्यू गार्डन, वह तो मेरी फेवरेट जगह है। बहू के मुंह से किसी अनजान व्यक्ति का नाम सुन कमला जी जैसे अपनी जगह खड़ी हुई एक पत्थर की तरह जम गई हो। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिसकी शंका थी आखिर वही हुआ। नीलम उनके बेटे को न जाने कब से धोखा दे रही थी। सीढ़ियों पर खड़े अचानक कमला जी का सिर चकराने लगा और सीढ़ियों पर रखा गमला उनके पैर से टकराकर नीचे गिर गया। कमला जी डर गई और जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी। परंतु नीलम ने उनको नीचे जाते देख लिया था। नीलम फोन बंद करके तुरंत नीचे आई। उसके चेहरे का रंग कुछ सफ़ेद सा पड़ गया था, परंतु उसने अपने चेहरे के रंग को छुपाते हुए तड़क हुए लहजे में सांस की चोटी कसकर पकड़ते हुए कहा, क्यों री बुढ़िया, तू मेरी जासूसी करेगी? अब बोल, तू इस समय छत पर क्या करने गई थी और तूने क्या क्या सुना? बोल जल्दी बुढ़िया, नहीं तो। नहीं बहू नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे छोड़ दो। बहू, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। बुढ़िया, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को
खिला दूंगी, समझी? नीलम सास को डांट कर अपने कमरे में आई तो तुरंत राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल यार, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी बूढ़ी सास ने छुपकर हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ओहो नीलम, ये तो अनर्थ हो गया। अगर उसने अपने बेटे को ये सब बता दिया तो तुम्हारा पति हमें सूली पर टंगा देगा। राहुल ने घबराहट में कहा। अब क्या करें? राहुल प्लीज़ कुछ बताओ ना तुम। नीलम ने भी घबराते हुए पूछा। इसका एक ही रास्ता है नीलम, इससे पहले ये अपने बेटे को कुछ भी बताए, क्यों ना हम इसे ही रास्ते से हटा दें। क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल, मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि टपका डालते हैं बुढ़िया को। बोलो क्या कहती हो तुम? क्या ये संभव है? नीलम ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? अरे बूढ़ी हड्डी है, गले पर हाथ रखो तो मर जाए। वैसे अब बूढ़ी हड्डी के दिन ही कितने बचे हैं। मर भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन राहुल, हम बुढ़िया को घर में मारने का रिस्क नहीं ले सकते। कुछ ऐसा उपाय सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीलम ने राहुल से पूछा। अरे नीलम, तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। वह सब हम कल मिलकर स्कूल में डिस्कस करते हैं। राहुल ने नीलम को समझाते हुए उत्तर दिया। उधर दूसरी तरफ कमला जी को अब नींद कहाँ आने वाली थी। सारी रात उन्हें अपने बेटे पोते और अपने कुल की चिंता सता रही थी। कमला जी का दिन भी इसी कसमकस में निकल गया कि कैसे अपने कुल की रक्षा की जाए। अब शाम होने को आई थी। कमला जी प्रतिदिन की तरह शाम को मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ राहुल और नीलम कमला जी के मर्डर की सारी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें तो बस कमला जी का मंदिर से वापस आने का इंतजार था। कमला जी रोज की तरह मंदिर में भजन कीर्तन करके अपने घर की तरफ चल दी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। कमला जी इसे अपने मन की शंका समझकर फिर से चल दी। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब उनकी हल्की हल्की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक गाड़ी में पाया जो हाई स्पीड पर दौड़े चली जा रही थी। वह अपनी होश हवास में तो नहीं थी, परंतु उन्हें अपने कानों में किसी की बात करने की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यार राहुल, ये बुढ़िया मर तो जाएगी ना? नीलम ने घबराते हुए राहुल से पूछा। अरे बूढ़ी हड्डी है, ऊपर से तैरना आता नहीं है, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल ने ये कहते हुए तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी के ब्रेक लगाए। नीलम और राहुल दोनों गाड़ी से बाहर उतरे और इधर उधर देखकर जायजा लेने लगे। कमला जी अधमरी स्थिति में थी। इससे पहले वह पूरी तरह होश में आती, दोनों ने उनके हाथ पांव पकड़कर यमुना नदी के पुल से धक्का दे डाला। नीलम और राहुल दोनों पहले ही डरे हुए थे। इससे पहले उन्हें वहां कोई देखता तेज रफ्तार गाड़ी भगाकर वहां से भाग निकले। इधर कमला जी को पानी में गिरते ही जैसे ही होश आया, वह झटपटाकर अपने हाथ पैर मारने लगी, परंतु उनके मुंह से अभी भी कुछ निकल नहीं पा रहा था। वहीं तट पर बैठे एक लड़के ने जब देखा सामने कोई डूब रहा है तो तुरंत पानी में डुबकी लगा कमला जी को बचाकर किनारे पर ले आया। कमला जी अधमरी हालत में थी, उनके पेट में पानी भर चुका था। अशोक ने उनका पेट दबाकर पानी निकाला, उनके हाथ पैर सहलाए, तब जाकर उनको थोड़ा होश आया। परंतु
वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी। उनकी हालत किसी पागल इंसान जैसी हो गई थी। होठ नीले पड़ चुके, डरी सहमी कमला जी का शरीर थर थर काँप रहा था। उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अशोक लगातार उनको सहलाए जा रहा था और उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अशोक ने जैसे ही कमला जी से पूछा कि माँ जी, आप नदी में कैसे गिर गईं? कमला जी फिर से बदहवास सी होने लगीं। अशोक बिना कुछ कमला जी से पूछे उन्हें फटाफट अपने घर ले आया। घर लाकर बेड पर लिटाया और लगातार उनके हाथ पांव सहलाता रहा। कमला जी ने आंखें खोली तो अशोक ने फिर से पूछा, माँ जी, क्या आप ठीक हैं? उनके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। माँ जी, सबसे पहले गीले कपड़े उतार दीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। अशोक ने अपनी माँ की साड़ी कमला जी को देते हुए कहा। अशोक इस घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह घर पर ही बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। वह संध्या के समय यमुना नदी के तट पर समय बिताया करता था या खाली समय में वह कॉमेडी मूवी देखता था। कॉमेडी फिल्मों में का बड़ा ही शौकीन था। आज भी वह बच्चों को ट्यूशन देकर और अपने लिए खाना बनाकर रोज की तरह तट पर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। माँ जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? अशोक ने कमला जी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, कमला जी ने धीमे स्वर में सहमे हुए कहा। माँ जी, आप कौन हैं और आप नदी में कैसे गिरी? अशोक ने आश्चर्यचकित होकर कमला जी से सवाल किया। इतना सुनते ही कमला जी फिर से फूट फूट कर रोने लगीं। अभी भी डरी हुई थी। अशोक ने उन्हें सांत्वना दी, चुप कराया और कहा, माँ जी, आप रोइए मत। अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए और फिर आराम करिए। हम कल आराम से बात करेंगे। अशोक ने माँ जी को थोड़ा खाना खिलाया और सुला दिया। अगले दिन जब कमला जी उठी तो फिर से जोर जोर से रोने लगीं। उनके दिल और दिमाग को जैसे सदमा सा लग गया था। अशोक ने उन्हें चुप कराकर नाश्ता कराया और कहा, आप डरिए नहीं माँ जी, आप मुझे बताइए क्या हुआ है ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं आपके बेटे समान हूँ, कृपया मुझे बेझिझक बताइए। अशोक ने कमला जी को चुप कराते हुए फिर से कहा, बेटा, मेरा नाम कमला देवी है। मैं पास के ही गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी विकास चौधरी पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और साथ में दोनों की लाडली भी। दोनों माता पिता मुझे जी जान से प्यार करते थे। मेरी छोटी सी छोटी इच्छा भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। पिताजी के शहीद हो जाने के बाद मेरी माताजी बसंती देवी ने मेरा विवाह पिताजी के ही एक दोस्त इंस्पेक्टर श्यामलाल जी के बेटे जगदीश जी से कर दिया। जगदीश जी की बैंक में प्राइवेट जॉब थी। वह बड़े सज्जन और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। जगदीश जी मुझे भी अत्यधिक प्रेम करते थे। पूरे 2 साल बाद मेरे आंगन में नन्हा सा फूल खिला, मेरा प्यारा बेटा संजय।
हम सब बहुत खुश थे। परंतु मेरे सास ससुर की चारों धाम की यात्रा पर जाते वक्त कार दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात से ही मेरे पति अत्यंत दुखी और उदास रहने लगे थे। फिर जाने कब कौन सी मनुष्य घड़ी में उन्हें शराब की लत लग गई। फिर शराब के नशे में धुत प्रतिदिन घर आना, मुझे गालियां देना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। गालियां तो गालियां, अब तो उन्होंने मारपीट तक करनी शुरू कर दी थी। जगदीश जी की नौकरी छूटने के बाद जैसे तैसे थोड़े पैसे जमा करके मैंने अचार बनाने का सामान खरीदा और अचार बेचना शुरू किया। मैं दिन रात मेहनत करती, अचार बेचकर जो पैसे आते मैं उन्हीं से घर खर्च चलाती थी और अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरती। शराब की लत ने जगदीश जी को ऐसा बना दिया था जैसा वह कभी नहीं थे। अचार बेचकर कमाए हुए पैसे भी बहुत बार मुझसे छीन लिया करते थे, इसलिए मुझे पैसे छुपा कर रखने पड़ते थे। मेरा बेटा संजय उस समय 10 वर्ष का था। वह बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और संवेदनशील था। मुझसे बड़ा प्रेम करता था। जब जगदीश जी मुझ पर हाथ उठाते तो वह अपने पिता का विरोध करता और मेरे सामने अड़कर खड़ा हो जाता। मेरे हिस्से की मार खुद खा लेता था। वह अपने पिताजी को समझाता भी था। जगदीश जी की तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। उनकी बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। टीबी के साथ साथ उनके लीवर पर भी शराब का बुरा असर पड़ने लगा था। लीवर खराब होने के कारण एक दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत का बहुत सदमा हुआ। मैं जैसे टूट सी गई थी। पति आखिर पति होता है। उनका सहारा, उनका नाम ही मेरे लिए काफी था। मानती हूँ उनके जीवित रहने पर उनकी वजह से मैंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनके जाने के बाद भी कौन सी कम मुश्किलें आईं। एक तो अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को पालना अत्यधिक कठिन होता है। तब मैंने और ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी जो थी उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था। उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपना अचार का काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते मेरा काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। पैसे जमा करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को पुणे पढ़ने भेज दिया, जहां उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। मैंने और मेरे बेटे ने जो मेहनत की थी, भगवान ने अब उसका फल हमें दे दिया था। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात बॉम्बे में एक अच्छी कंपनी में उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई। अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, आपने अपना सारा जीवन कठिनाइयों में बिताया है। अब भगवान की दया से मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। अब आप ये अचार का काम छोड़ दीजिए और आप घर पर रहिए। वैसे भी इस उम्र में अब आपको आराम की ज़रूरत है। बेटे की बात मानकर मैंने भी काम करना छोड़ दिया और अब घर पर ही समय व्यतीत करने लगी थी। परंतु अकेले होने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता था। कभी जगदीश जी की याद मुझे घेर लेती तो कभी संजय की। इसलिए मैंने सोचा कि अब संजय की अच्छी नौकरी भी लग गई है और हमारे घर की स्थिति भी सुधर चुकी है, तो क्यों ना संजय की शादी कर दी जाए। बहू घर में आएगी तो घर में कितनी रौनक हो जाएगी। फिर पोता पोती होंगे तो घर में उनकी किलकारियों से घर गूंज उठेगा। यही सोचकर मैंने संजय के लिए लड़की देखना शुरू किया।
काशी में मुझे नीलम नाम की लड़की संजय के लिए पसंद आ गई। लड़की बड़ी सुशील और अच्छे संस्कारों वाली दिखाई पड़ रही थी और देखने में भी खूब सुंदर थी। मुझे वह पहली नज़र में ही भा गई। मैंने उसकी तस्वीर अजय को भेजकर उसकी मर्जी जाननी चाहिए तो उसने ये कहकर हाँ कर दी कि माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करिए। शादी की तिथि सुनिश्चित की गई और शुभ मुहूर्त देखकर संजय की शादी नीलम से संपन्न हो गई। संजय शादी के एक हफ्ते तक घर पर रहा। बहू के आने से घर में बड़ी रौनक थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। संजय नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको एक हफ्ते बाद नौकरी की वजह से वापस बॉम्बे के लिए निकलना पड़ा। उसके जाने से मन उदास हुआ, परंतु ये सोचकर कि अब तो बहू घर में आ गई है तो मन की उदासी कुछ कम हुई। शुरू में बहू का रवैया मेरे साथ ठीक था, सब कुछ कुशल चल रहा था। बहू अक्सर अपनी सहेली से मिलने जाया करती थी। उसकी सहेली रानी की शादी भी वहीं हुई थी। उसका ससुराल 2-3 गली छोड़कर ही था। वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद बहू ने भी स्कूल में नौकरी करने की बात की, जिस स्कूल में उसकी सहेली रानी पढ़ाया करती थी। मैं और संजय तो नहीं चाहते थे कि बहू नौकरी करे, क्योंकि यह भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ था। परंतु जब बहू ने ज़्यादा जिद की तो हमें मानना पड़ा। मैंने भी यही सोचा कि मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे बच्चों को भी उनके अनुसार उनका जीवन व्यतीत करने देना चाहिए। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही बहू का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा था। ना वह मेरे पास बैठती थी, ना मुझसे बातें करती थी और स्कूल से आने के बाद भी घंटों फोन पर व्यस्त रहती थी। मैं पूछती तो कभी कहती माँ का फ़ोन है, तो कभी कहती बहन का फ़ोन है, और तो और अब उसने मेरा अपमान करना भी शुरू कर दिया। अब उसने मुझे माँ जी की बजाय मुझे बुढ़िया कहना शुरू कर दिया। उसके कमरे का दरवाज़ा भी घंटों बंद रहता था। एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ लेने गई तो मुझे उसकी अलमारी से सिगरेट का पैकेट मिला। वह पहले ही सिगरेट पीती थी या अब पीनी शुरू की, मैं नहीं जानती। मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने उसे किसी राहुल नाम के अनजान लड़के से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा शक तब यकीन में बदल गया। न जाने कब से वह हमें धोखा दे रही थी। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया ताकि मैं चुप रहूं, परंतु वह मुझे जान से मारने का इंतजाम कर रही थी। ये मैं नहीं जानती थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं दर्शन करके मंदिर से वापस आ रही थी। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं कार में थी। राहुल नीलम की थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई पड़ रही थी, परंतु मैं बदहवाशी की हालत में थी। उसके बाद मैंने अपने आप को पानी में पाया। मुझे लगा जैसे अब मेरी मृत्यु निकट है। अगर तुम बाहर नहीं होते तो इतना कहकर कमला जी रोने लगती हैं। उसी रात नीलम और राहुल जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। नीलम काफ़ी डरी हुई थी, परंतु राहुल उसे समझाता है और उसके पति संजय को फ़ोन करने के लिए कहता है। नीलम अपने डर पर काबू पाकर संजय को फ़ोन लगाती है और बोलती है, अजय, माँ जी मंदिर से अभी तक घर नहीं आई हैं। मैं उनको देखने मंदिर गई थी। वहाँ पर पता चला कि वह कीर्तन खत्म होने के बाद घर के लिए निकल गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है संजय, रात भी काफ़ी हो चली है, ना जाने माँ जी कहाँ होंगी। हे भगवान। संजय नीलम की बात सुनकर चौंक जाता है और नीलम से आस पड़ोस में भी पूछने के लिए कहता है। मैंने आस पड़ोस में सब जगह पूछ लिया और सब जगह ढूंढ लिया, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिली। नीलम ने संजय की बात का जवाब देते हुए कहा, संजय तुम प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। मुझे माँ जी की बड़ी चिंता सता रही है। अजीब अजीब शंकाएं मन में उभर रही हैं। नीलम ने कहा, नीलम तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर में रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद करना और कुछ भी पता लगते ही मुझे फ़ोन करना।
अपना और पिंकी का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर संजय ने फ़ोन रख दिया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उधर नीलम ने राहुल को भी उसके घर भेज दिया और संजय के आने का इंतजार करने लगी। संजय को आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। बॉम्बे से अहमदाबाद तक का सफ़र उसने तय किया और अपने आंसू कैसे रोके ये सब है और उसका भगवान जानता है। घर आते ही नीलम उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। संजय ने उसको चुप कराया और सबसे पहले वह लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर संजय ने मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पुलिस ने उनको माँ जी के लापता होने के पोस्टर भी जगह जगह लगाने की सलाह दी। संजय के लिए तो रात कटनी भी मुश्किल हो गई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी उसे खुद अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो चुकी थी। उसने फ़ोन करके सारे रिश्तेदारों से भी कमला जी के बारे में पूछा। वह बिना नाश्ता किए भूखे पेट पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ अशोक को माँ जी की बात सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। अशोक ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपके साथ जो हुआ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो। परंतु माँ जी, आपको अवश्य अपनी बहू और उस कमीने इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं बूढ़ी औरत कर भी क्या सकती हूँ। कमला जी ने अपनी आंखों से झलकते हुए आंसुओं को रोककर कहा, माँ जी, वही तो आप एक नारी हैं। आप नहीं जानती कि आप में अपार शक्ति छुपी हुई है। आप वह नारी हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप वो नारी हैं माँ जी जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई। आप वो नारी हैं जो दुर्गा का रूप धारण करके ऐसी बहू को सबक सिखा सकती हैं। आप एक माँ हैं और एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो वह धरती अंबर तक हिलाकर रख देती है। फिर जरा सोचो माँ जी कि ऐसे क्रूर लोगों को यदि समाज में यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो ना जाने आप जैसी कितनी माताएं, कितने माँ बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते रहेंगे और बेमौत मरते रहेंगे। भगवान ने आपको ये दूसरा जन्म इसलिए दिया है ताकि उन लोगों को उनके हिस्से का दंड देकर आप समाज का उद्धार कर सकें। और फिर आपका बेटा संजय, क्या आप उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगी ताकि जो हाल उन लोगों ने आपका किया है वही आपके संजय और पिंकी का करे? फिर अशोक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा कि माँ जी, मेरे अपने सगे माँ बाप के बिना मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ ये सब मैं ही जानता हूँ। परंतु हर रिश्ता खून का तो नहीं होता ना माँ जी। कुछ रिश्ते भगवान एहसासों के भी बनाता है, जैसे एक ही रात में अब आपका और मेरा बन चुका है। आज मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। अशोक ने अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर कमला जी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके भीतर जैसे नई ऊर्जा का संचार हो उठा। बोलो बेटा, अब आगे क्या करना है? कमला जी ने पूछा। माँ जी, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जैसा मैं कहता जाऊँ आपको वैसा ही करना है। बस अब आप उठाइए त्रिशूल और कर लीजिए दुर्गा का रूप धारण। अगले दिन अशोक बाजार जाकर ज़रूरत का कुछ सामान लेकर आता है जो उनके आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग में काम आने वाला था और हफ्ते भर के लिए ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करके नीलम और राहुल से बदला लेने की सारी प्लानिंग कर लेता है। इधर सारी प्लानिंग करके अशोक और माँ जी अपनी बारी खेलने के लिए पूर्ण तैयार थे। उधर पुलिस कमला जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, परंतु उनका कहीं नामो निशान तक ना मिला। पुलिस ने कहा, हम उनकी तलाशी जारी रखेंगे। जैसे ही कोई खबर मिलती है आपको सूचित कर देंगे। अब संजय पुलिस की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलने का इंतजार करते करते 5 दिन बाद जॉब की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस बॉम्बे लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ सबसे पहले अशोक ने नीलम और राहुल की आने जाने की सारी जानकारी जमा की और आस पड़ोस का भी सारा जायजा कर लिया।
अगले दिन रात को दीवार फांदकर अशोक राहुल के घर में गया। उसके घर में लाल रंग के पैरों के निशान बना डाले और इसी तरह कमला जी और अशोक ने अपनी पहली बारी खेली। राहुल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसने अपने आंगन में लाल पैरों के निशान, जो कि उल्टी दिशा में बने हुए थे, देखकर दंग रह गया। निशान देखकर मालूम पड़ता है कि कोई अंदर से बाहर की तरफ गया हो। राहुल सोच में पड़ गया। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन ये बात उसने नीलम को बताई तो वह जोर जोर से हंस पड़ी और बोली कि राहुल डार्लिंग, कल रात तुमने कुछ ज़्यादा पी ली होगी। नहीं नीलम, वह मेरा वहम नहीं हो सकता, राहुल ने कहा। परंतु नीलम ने उसको चुप करा दिया। नीलम को क्या खबर थी कि अगली बारी उसकी है। रात में नीलम राहुल से बात करके सो गई। आधी रात में किसी की पायल की झनकार की आवाज़ से आंख खुली। कौन है बाहर? नीलम ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा। जैसे ही नीलम ने पूछा, वह आवाज़ शांत हो गई। जैसे ही नीलम चुप हुई, फिर से पायल के झनकार की आवाज़ जोर से आने लगी। अब तो नीलम डर के मारे थर थर काँपने लगी थी। उसने सबसे पहले राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उसने संजय को फ़ोन लगाया तो संजय ने भी फ़ोन नहीं उठाया। डर के मारे वह पूरी रात जागती रही। सुबह जाकर उसकी आंख खुली, जिसके कारण ना तो वह खुद स्कूल जा पाई और ना ही पिंकी को भेज पाई। कुछ 10 बजे के आसपास राहुल के फ़ोन से उसकी आंख खुली। राहुल ने स्कूल ना आने का कारण पूछा तो उसने रात की घटना का वर्णन किया। अब तुम्हें पता चला कि मजाक नहीं कर रहा था, राहुल ने नीलम की बात सुनकर कहा। फिर वह बोला कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं इस बारे में। स्कूल के बाद राहुल नीलम से मिलने उसके घर आया। नीलम, अगर तुम कहो तो आज रात मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं, राहुल ने नीलम से पूछा। नहीं राहुल, ऐसा संभव नहीं है। पिंकी को इन सब से दूर रखना चाहती हूँ, हाँ, परंतु अपना फ़ोन साउंड पर रखना। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुरंत आ जाना, नीलम ने राहुल से कहा। राहुल घर चला गया और आज रात फिर नीलम अकेली रह गई। नीलम डरते डरते सो गई, परंतु बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ से अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही नीलम बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो किसी की काली परछाई नजर आई। बस फिर क्या था, वह दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर में घुसी। मिनट से पहले राहुल को फ़ोन लगाकर घर बुला लिया। राहुल, ये सब आखिर हो क्या रहा है? कहीं ये कमला की आत्मा तो नहीं? नीलम ने डरते हुए राहुल से पूछा। नहीं नीलम, ऐसा नहीं है, राहुल ने नीलम की बात काटते हुए कहा। पर राहुल, जब से हमने उस बुढ़िया को मारा है तब से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ। अभी दोनों बातों में व्यस्त थे कि अचानक लाइट चली गई और अब लाइट वापस आई तो दोनों की डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून से लिखा था, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। नीलम, हमें लगता है कि इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, राहुल ने डरते हुए नीलम से कहा। राहुल, आर यू मेड? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का मर्डर किया है। पुलिस अभी तक बुढ़िया को ढूंढ रही है। ऊपर से अगर हम रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस को सबसे पहले शक मेरे ऊपर होगा, नीलम ने दांत भींचते हुए कहा। यार नीलम, सास वह तुम्हारी थी, मेरी नहीं, राहुल ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। राहुल, तुम सच में डर के मारे पागल हो गए हो। अरे, जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा होगा, नीलम ने फिर कहा। अच्छा बाबा, चलो अब बहस नहीं करते, ऐसा करते हैं कल पुजारी जी को बुलवा कर हम दोनों के घर में हवन करवाता हूँ, राहुल ने नीलम को तसल्ली देते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने पंडित जी को बुलवाकर पहले नीलम के और फिर राहुल के घर में हवन करवाया। पंडित जी दोनों घरों की शुद्धि करके चले गए। दोनों को मन को अब थोड़ी शांति मिली। रात के 3 बजे राहुल के कमरे की टिक टिक करती घड़ी अचानक धम से नीचे गिरी तो उसकी आंखें खुल गईं।
उसने घड़ी और उसका टूटा हुआ कांच उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया, जिससे काफ़ी खून बह गया था। कटे हाथ के कारण वह अपने लिए टिफ़िन तैयार नहीं कर पाया, तो उसने सुबह नीलम को फ़ोन करके 2 टिफ़िन लाने के लिए कहा। नीलम ने मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना दी, टिफ़िन तैयार कर लिए। अशोक, जो कि उन दोनों के फ़ोन की डिटेल्स, चैट आदि हर गतिविधि पर चील की तरह नज़र जमाए हुआ था, मौका पाकर उसने सब्जी का डिब्बा बदल डाला। नीलम ने राहुल के लिए बनाया टिफ़िन उसको दे दिया था। ब्रेक में जैसे ही उसने टिफ़िन खोला तो टिफ़िन देखकर उसकी आंखें चार हो गईं। टिफ़िन में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसका जी मिचलाने लगा और उल्टी करने के लिए जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ भागा तो उससे रहा ना गया, तो स्टाफ रूम के सबके सामने उसने उल्टी कर दी। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। पूरे स्टाफ रूम में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। नीलम को उसने इस बात पर बहुत डांटा क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी था, परंतु नीलम नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डिब्बे में कैसे आया। अब इन बातों से राहुल का सिर चकराने लगा था। उधर नीलम जैसे ही अपने घर पहुंची वह दंग रह गई। आंगन में उसकी नई साड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। ये वही साड़ी थी जो उसकी सासू माँ ने सालगिरह पर उसको उपहार में भेंट की थी। डर के मारे तो उसका गला सूख रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ना ही तो वह ये सब पुलिस को बता सकती थी, ना ही संजय को, क्योंकि उसको अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था। कई दिनों तक दोनों के साथ इस तरह की अजीब अजीब घटनाएं घटती रहीं। उसी रात राहुल नीलम से बात करते करते अपने घर की छत पर जा पहुंचा। अपनी मुंडेर के पास खड़ा वह बातों में व्यस्त था कि दूसरी साइड की मुंडेर पर सफ़ेद उजली साड़ी पहने कमला जी मुंडेर पर बैठी दिखाई दी। सफ़ेद उजली साड़ी, लंबे घने बाल कमर तक आ रहे थे, लंबे लंबे नाखून, मुंह से टपकता हुआ खून देखते ही राहुल की चीख निकल जाती है और उसके पांव जैसे लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर कमला जी और अशोक का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर राहुल को जब होश आता है तो रात के 2:30 बजे हुए थे। वह डरते डरते अपने कमरे में आता है, फ़ोन वापस ऑन करता है तो उसमें नीलम की कई मिस कॉल होती हैं। वह फ़ोन दोबारा बंद कर देता है। उसका सिर चकराने लगता है। उसकी हालत किसी पागल की जैसे होने लगती है। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता, ऊपर से अब उसे हर तरफ कमला जी का एक काला साया नज़र आने लगा था। उसके दिलो दिमाग पर जैसे कमला जी की तस्वीर छप चुकी थी जो उसने छत की मुंडेर पर देखी थी। उधर नीलम, जो कई बार राहुल को फ़ोन ट्राई करके सो चुकी थी, अचानक प्यास के कारण उसकी आँख खुली तो वह किचन में पानी पीने गई। जैसे ही उसने पानी पीकर किचन की लाइट बंद की, अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह डर गई और दोबारा लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की, रोने की आवाज़ बंद हो गई। उसने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही उसने किचन से निकल बाहर भागना चाहा, किचन का दरवाज़ा खट करके बंद हो गया। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा। जैसे ही पीछे मुड़ी, कमला जी उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी थी। अंधेरे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें नीलम को जैसे खाने को दौड़ रही थीं। उनके पूरे कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह नीलम की ओर बढ़ी। नीलम की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसकी जान गले तक आकर अटक गई। डर और दहशत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुंह खोलकर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, परंतु जुबान मानो किसी ने फेविकोल से चिपका दी हो। मुंह से एक शब्द भी न निकलने पाया। नीलम के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे कि अचानक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई और अब किचन में कोई ना था। वे गिरते पड़ते कमरे की तरफ दौड़ी। राहुल को फ़ोन लगाया, परंतु उसका फ़ोन ऑफ था।
हनुमान चालीसा का जप करते करते जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने और भगवान से अपने कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर राहुल डर के मारे पागलों की तरह जागता रहा। फोन ऑफ करके घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब सुबह के 5 बजने को आए थे। कहते हैं कि मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हुआ। भगवान ने आज उसे उसी बदहवासी की हालत में लाकर छोड़ दिया था जिस बदहवासी की हालत में उसने और नीलम ने मिलकर कमला जी को नदी में धक्का दे दिया मरने के लिए। उसका दिमाग जैसे घड़ी की सुई चलते चलते रुक जाने की भांति रुक चुका था। कोई आवाज़ थी जो उसको दिलों दिलों दिमाग को झंझोड़ रही थी। न जाने उसे अचानक क्या हुआ। वह बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोल कर निकला। उसका शरीर जैसे बर्फ़ की सिल्ली की भांति ठंडा पड़ चुका था। घर का मेन दरवाज़ा खोल वह बाहर निकल गया और जो उसने चलना शुरू किया वह बस नंगे पाँव भोर के इस अंधेरे में चलता ही जा रहा था। ना जाने कहाँ और क्यों, बस रोबोट की भांति चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे उसी नदी के पुल पर पहुंच गया जहां अभी कुछ दिन पहले कमला जी को अपने स्वार्थ के लिए फेंका था। वह नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और सीधा नदी में छलांग लगा ली। इस तरह उसके कर्मों का दंड मिल गया उसे। उधर नीलम सुबह होते ही राहुल का फोन लगाई जा रही थी, परंतु फोन ऑफ आ रहा था। पिंकी को अकेला छोड़कर राहुल के घर जाकर देखना उसने आवश्यक नहीं समझा और ये सोचकर कि हो सकता है राहुल भी रात भर मेरी तरह सो ना पाया हो, इसलिए देर तक सो रहा हो। उसके फैन की बैटरी डेड हो गई हो। वह राहुल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते अब दिन के 11 बज चुके थे। तभी अचानक फ़ोन बजता। नीलम को लगता है राहुल का फ़ोन होगा, परंतु फ़ोन की स्क्रीन देखती है तो पता लगता है फ़ोन तो रानी का होता है। हेलो नीलम। नीलम, राहुल इज़ डेड। उसने नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इतना सुनकर फ़ोन झट से उसके हाथों से गिर जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, अपना सिर पीटने लगती है, परंतु ये आंसू पीड़ा के नहीं डर के थे। डर उसके दिलों और दिमाग पर सवार हो गया था। वह पागलों की तरह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। आखिर कमला ने अपना बदला ही ले लिया और अब अगली बारी मेरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मुझे नहीं मरना। अब मैं क्या करूं? कमला मुझे मार देगी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ पुलिस ही अब मुझे बचा सकती है। मुझे राहुल की तरह नहीं मरना। मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। बोलते बोलते उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वह डर के मारे नंगे पांव पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपना बयान दर्ज करवाया, जो इस प्रकार था। मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं संजय कुमार शर्मा की पत्नी हूँ। मेरे सहयोगी और मैंने मिलकर 20 फरवरी की शाम लगभग 8:30 बजे अपनी सास कमला को यमुना नदी के पुल से धक्का देकर मार डाला। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। नीलम का बयान लेकर पुलिस ने तुरंत संजय को फोन लगाकर जल्द से जल्द अहमदाबाद पुलिस स्टेशन आने को कहा और अपनी एक टीम को नीलम के द्वारा बताए हुए लोकेशन पर कमला जी का शव ढूंढने के लिए लगा दिया। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि कमला जी जिंदा हैं और वह अशोक नाम के किसी लड़के के घर में रहती हैं। पुलिस की टीम कमला जी और अशोक को लेकर सीधा थाने आ जाती है। कुछ देर बाद संजय जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, सामने अपनी मां को जीवित देखकर मां से लिपटकर बुरी तरह रोता है। परंतु अभी तक संजय नीलम के कुकर्म से अनजान था, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसके चुप हो जाने के बाद जैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर जग्गू प्रताप उसे सब बताते हैं, संजय की आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वह सीधा नीलम के पास जाता है, जो पुलिस कस्टडी रूम में बैठी होती है। संजय 2 जोरदार तमाचे उसके गाल पर जड़ता है।
परंतु वहाँ पुलिस उसको कानून अपने हाथ में ना लेने को कहकर रोक देती है। नीलम पर अब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लग चुकी थी और अगले दिन सुबह उसको अहमदाबाद कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां कमला जी अशोक के सिवा बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक तरफ नीलम, दूसरी तरफ कमला जी और फिर अशोक को बारी बारी कटघरे में खड़ा कर उनका बयान लिया जाता है। कोर्ट, पुलिस और संजय खुद अशोक को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नीलम रो रो कर जज साहब, अपनी सास कमला जी और अपने पति संजय से माफ़ी मांगती है, परंतु ना ही उसको कमला जी माफ़ करती हैं और ना ही कानून, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे घिनौने को कर्म के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। अब कमला जी और उनकी पोती पिंकी और बेटा संजय एक साथ मिलकर सती खुशी अपना जीवन वहीं व्यतीत करने लगते हैं। पिंकी को कमला जी ने इतना प्यार दिया कि उसे माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। तो दोस्तों, कमला जी ने अपनी बहू और राहुल को सबक सिखाने के लिए जो किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।